बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ जो हैं, एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर 2022 का जो फ़िज़िक्स का पेपर था अभी रिसेंटली जो हुआ है, उसको हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जो आप लोगों के मॉक एग्ज़ाम होगा उसके अंदर एमसीक्यूज़ बहुत सारे इस एमसीक्यूज़ पेपर से रिलेटेड आए हुए हैं या इसी से मिलते जुलते हैं। तो अगर आप ये अटैम्प्ट करते हैं, देख लेते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, देखिए हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं ये अब डिपेंड करता है। अच्छा, मैं स्टार्ट वहाँ से कराऊंगा जहाँ से आपका मॉक एग्जाम का है। तो ये स्टार्टिंग के पार्ट जो है, देखिए ये रिपल टैंक मैकेनिकल और ये फ्रीक्वेंसी, तो ये लाउडनेस ऑफ साउंड वेव्स रिलेटेड टू चेंज इन, तो ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बुलाने गए थे वो आ गए, बस आ जाओ। अच्छा आइए बेटा। अच्छा अब जरा सुने, ये स्टार्ट हो रहा है। इफ द कॉन्केव मिरर इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ वाटर, अगर थिन लेयर ऑफ वाटर यानी कि पानी से कवर कर दिया जाए किस चीज को, यानी कि ये कॉन्केव मिरर था, इधर देख लो बेटा, ये कॉन्केव मिरर था। इस कॉन्केव मिरर के अंदर आपने यहाँ पे क्या चीज भर दिया है, पानी भर दिया, वाटर है। तो आप याद कीजिए कि ये आपने प्रैक्टिकल भी किया था, जिसमें रियल एंड अपरेंट डेप्थ ऑफ वाटर के थ्रू हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब ये कह रहे हैं अगर किसी कॉन्केव मिरर में पानी डाल दिया जाए तो उसकी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर जो होती है वो क्या हो जाती है, बताइए। क्या वो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी? आप याद करें जब आपने डायरेक्टली इसको लेके यहाँ पे फोकल लेंथ फाइंड आउट की थी या इमेज बनाई थी तो मेजरमेंट ऊपर आ रही थी, लेकिन जब आपने पानी लेके मेजरमेंट की थी तो उसकी लेंथ जो थी वो क्या आने लगी थी, कम। यानी कि यहाँ पे हाइट क्या थी, ज्यादा थी। विद वाटर हाइट क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी। लेकिन ये बताइए क्या हाइट या इमेज फॉर्मेशन लोकेशन तो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन मुझे ये बताइए कि होना क्या चाहिए कि जब आप वाटर डाल दें तो आपके पास कॉन्केव मिरर में क्या हो जानी चाहिए, विद इन वाटर जो होनी चाहिए वो रिड्यूस हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। आपको समझ में यही आ रहा है ना कि क्या होनी चाहिए, कम, डिक्रीज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ की बात करें, तो बताइए फोकल लेंथ मिरर की, अगर मिरर ऐसे है बेटा, अगर फोकल लेंथ के अंदर मिरर इस फॉर्म में है और यहां पे आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ, अगर आपने ऑब्जेक्ट को इस लोकेशन पे प्लेस किया, सुन रहे हैं, तो इस लोकेशन पे प्लेस करने से आप ये चीज देखिएगा कि इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो यहां पे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस सर्कल का रेडियस होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर जब चेंज होगा तो फोकल लेंथ चेंज होगी। तो मुझे ये बताओ कि जब तक मैं इसकी ओरिएंटेशन को या बेंडिंग ऑफ मिरर को चेंज नहीं करूंगा तब तक फोकल लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें पानी डाल भी देता हूं, वाटर भी फिलअप कर देता हूं, तो इस मिरर की फोकल लेंथ के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बात समझ, जो आप मेजर कर रहे होते हैं, जो आपकी हाइट रिड्यूस हो जाती है वो असल में इमेज की लोकेशन आ रही है, फोकल लेंथ नहीं आती। तो इफ वी पोर द वाटर इनसाइड द लिक्विड इन द मिरर, कॉन्केव मिरर, देयर इज नो चेंज इन इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो हाइट रिड्यूस होती है वो असल में इमेज की लोकेशन, जो चीज मूव करा रहे होते हो वो फोकल लेंथ नहीं बल्कि क्या चीज होती है, वो इमेज की लोकेशन होती है। तो इमेज की हाइट रिड्यूस होगी। अगर यहाँ पे ये हाइट ऑफ इमेज कहता तो फिर आप डिक्रीज लिखते, लेकिन अभी आपको क्या कह रहे हैं कि फोकल लेंथ कह रहे हैं, तो आप इट रिमेन्स द सेम और कांस्टेंट। अगला, द लेंस कन्वर्जेस, ऐसा लेंस जो कि कन्वर्ज करता, ठीक है, इंसिडेंट लाइट ऑन अ सिंगल पॉइंट, बस तो वो कन्वर्जिंग लेंस हुआ ना, जो रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता हूं, तो कन्वर्जिंग लेंस में कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो अब याद बताइए, कॉन्वेक्स लेंस ठीक है, कॉन्केव लेंस डायवर्जिंग होता है, डायवर्जिंग। बाय कौन, अच्छा बाय का मतलब क्या है, लेंसेस कितने, दो। तो इसका मतलब क्या है, सिंगल पॉइंट में तो कन्वर्जेंस हुई नहीं, जबकि ये दोनों लेंसेस भी कन्वर्ज कर रहे होते हैं, लेकिन ये दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कन्वर्ज करेंगे, यानी कि ये कन्वर्जिंग तो है लेकिन सिंगल पॉइंट पे नहीं है। कॉन्केव तो होता ही डायवर्जिंग। अच्छा इसके अलावा अपने नाम याद है आपके पास, आप पढ़ते थे प्लेनो कॉन्केव लेंस, फिर आप पढ़ते थे प्लेनो
कॉन्वेक्स लेंस, अब फिर करते थे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और कॉन्वेक्सो नहीं पढ़ा आपने, वो नहीं है। अब आप यहां पे बताइए ये जो लेंसेज हैं इनमें से कुछ कन्वर्जिंग होंगे कुछ डाइवर्जिंग होंगे, ऐसा ही है। अब मुझे अगर ये चेक करना है कि कन्वर्जिंग कौन सा और डाइवर्जिंग कौन सा, तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, आखिर में देखो क्या लिखा है, कॉनकेव, तो इसका प्लेनो कॉनकेव क्या होगा, डाइवर्जिंग होगा, क्योंकि कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है तो ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, और ये क्या है कॉनकेवो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स आ रहा है आखिर में कन्वर्जिंग। तो इस चीज से इनके नाम से इस तरह से आप इसे याद रखिएगा। गिवन टेबल शो द पॉसिबिलिटी ऑफ अ लेंस विद रिस्पेक्ट टू इट्स फोकल लेंथ एंड पावर। बताइए फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, एफ कैन बी पॉजिटिव, एफ कैन बी नेगेटिव। बताइए पावर जो होती है 1/f के बराबर होती है, तो बताइए अगर पावर पॉजिटिव हुई तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, और अगर पावर नेगेटिव हुई तो फोकल लेंथ नेगेटिव। समझ में आती बात? ऐसा नहीं हो सकता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव हो और पावर नेगेटिव आ जाए, या फोकल लेंथ नेगेटिव हो और पावर पॉजिटिव आ जाए। If it is negative, then focal power भी क्या होगी, negative. If focal length is positive, then we will get a positive focal. Now in this case, the focal length, 4 options are given. 4 options दिए, and you will have to select any one of them, any 2 of them, any 3 of them. ये दिया हुआ है, 1 only 4, 1 and 4. So it means that it should be positive, it should be positive, या it should be negative or negative. Positive से negative और negative से positive cannot be possible. कि फोकल लेंथ पॉजिटिव हो और पावर जो है वो नेगेटिव आने लगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो क्या हो जाएगा 1 and 4 का मतलब क्या है, सी। आगे चलिए, द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ द ग्लास स्लैब। वो कौन सी क्वांटिटी है जो तब्दील नहीं होती है रिफ्रैक्शन में? अभी बताइए, पहले यहां पे बनाइए ग्लास स्लैब, इसको ऐसे ही सॉल्व किया करें। यहां पे आपने एक लाइट स्ट्राइक की और रे अंदर एंटर हो गए। अब ये बताइए स्पीड क्या हुई होगी, रिड्यूस हुई होगी, स्पीड कम हो गई होगी। अच्छा फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क पड़ा होगा? नो। फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ नहीं, गलत। अब बताइए जब रिफ्रैक्शन परफॉर्म होती है तो रेजिस्टेंस क्या से वेवलेंथ क्या हो जाती है, रिड्यूस, कंप्रेस हो जाती है, तो वेवलेंथ भी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब बताइए वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड और वेवलेंथ भी क्या होगी, तो इसका मतलब क्या है, योर आंसर वुड बी फ्रीक्वेंसी। समझ गए बात? सब फ्रीक्वेंसी चेंज होने का मतलब क्या है, इफ देयर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी तो क्या मतलब समझोगे, बोलो। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो आप क्या मतलब समझेंगे? आप ये समझेंगे कि उस लाइट का कलर जो है वो क्या होने लगा, चेंज होने लगा। मसलन अगर रेड से, बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, अगर मैं ब्लू कलर में लिख रहा हूं तो उसकी ये वाली फ्रीक्वेंसी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, हर एक की फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट। तो बताइए अगर रेड लाइट अंदर एंटर होकर ब्लू हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं कहता कि फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, चेंज। अब जरा सुनो, एक व्हाइट बल्ब है, उसके ऊपर आपने ब्लू कलर की एक कवर लगा दिया, ठीक है, प्लास्टिक कवर जो होता है, जब ब्लू कलर का प्लास्टिक कवर लगाए तो व्हाइट कलर उस प्लास्टिक कलर के थ्रू आपको लाइट क्या देने लगेगा, ब्लू। नहीं समझे? अभी बताइए इस केस में लाइट का क्या चेंज हुआ है, फ्रीक्वेंसी चेंज, कलर चेंज हुआ है, इट शोज कि फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी चेंज। समझ रहे? क्योंकि कलर चेंज हो जाने का मतलब क्या है कि वी आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। आगे, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉल ऑब्जेक्ट की इमेज को, स्मॉल ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करे, तो वो आपके पास क्या होगा, टेलीस्कोप दूर के ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके दिखाता है। बाइनोक्यूलर जो होता है ये भी दूर के ऑब्जेक्ट, दूरबीन को कहते हैं बाइनोक्यूलर। और क्लाइडोस्कोप जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा होगा, जिसमें एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर शीशा लगा देते हैं अंदर, और एंड में भी शीशे लगा देते हैं। अब उसमें कोई ऑब्जेक्ट डाल के लाइट अंदर लगा के ऑन करते हैं तो वो आपको वो रिफ्लेक्शन की ऐसे चारों तरफ स्टार्स टाइप का दिखाई देने लग जाता है। ये यहाँ पर भी एग्जीबिशन हुई थी तो यहाँ पे भी बनाया था बच्चों ने। समझे क्या? एक सिलेंडर होता है, एक ग्लास होता है बड़ा सा, उसको चारों तरफ से कवर कर देते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे शीशे लगा देते हैं अंदर, और बेस में भी एक शीशा लगा देते हैं। अंदर कोई ऑब्जेक्ट चमकता हुआ, कोई मोती वगैरह डाल देते हैं, और अंदर क्या करते हैं, लाइट ऑन करते हैं और ऊपर से देखते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन चारों तरफ से होती है।
तो वो जो मोती होता है जब वो चमकता है तो वो स्टार के रिफ्लेक्शन, मिरर के रिफ्लेक्शन से वो पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको दिखाई दे रहा हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्लाइडोस्कोप है। इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम पेरिस्कोप कहते हैं। पेरिस्कोप जानते हैं हम कहाँ पे इस्तेमाल होता है? सबमरीन्स में इस्तेमाल होता है कि वो कुछ इस तरीके से होता है कि इफ यू वांट टू सी द ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस, ये सबमरीन्स में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज यहाँ से होती हुई यूं जा कैसे, ये सबमरीन्स और टैंक्स वगैरह में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इनके टैंक में तो आप अंदर बैठे हुए होते हैं, तो आपने अगर ऊपर से देखना है तो आप यही पेरिस्कोप यूज करते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, एक कॉन्केव लेंस है। बताइए कॉन्केव लेंस का मतलब क्या है? कि हैविंग फोकल लेंथ नेगेटिव, डाइवर्जिंग लेंस। तो ये जो 10 होगा ये मैं क्या लिखूंगा? माइनस। एन ऑब्जेक्ट एक्स इज प्लेस्ड इन फ्रंट, ये कॉन्केव लेंस था, ऐसा ही होता है। इसके सामने एक लोकेशन एक्स पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को क्या किया है? प्लेस इन फ्रंट ऑफ द एंड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी बताओ सेम साइड में इमेज बनेगी क्योंकि वर्चुअल बनती है इसमें हमेशा, इधर तो इमेज नहीं बनेगी, इधर ही बनेगी। यानी कि पहली रे ऐसे पैरेलल जाती थी और फिर डाइवर्ज हो रही होती थी तो इसको एक्सटेंड करते थे, यहाँ से पास होती थी, दूसरे को आप यहाँ से यू पास कराते थे तो यहाँ पे छोटी सी इमेज बन जाती थी। अच्छा, फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, जो इमेज बन रही है वो कितने सेंटीमीटर पे? 5, यानी कि क्यू जो है वो 5 सेंट। अच्छा, यहाँ पे जो इमेज बनेगी रियल होगी वर्चुअल? वर्चुअल। मैंने बताया था कि डाइवर्जिंग लेंस में इमेज हमेशा क्या बनती है? तो इसका मतलब क्या है? दिस 5 इज ऑल्सो बी माइनस। तो ये समझिए कि इस न्यूमेरिकल में ना तो 10 को नेगेटिव बताया गया और ना ही 5 को, लेकिन you know कि if we are using a concave lens, so it is a diverging lens, the focal length should be negative and the image formed through that lens is a virtual image always. So इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस भी क्या रखूंगा मैं? नेगेटिव। अब ये क्या करें? देन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताइए p, तो p इज इक्वल्स टू qf ओवर q माइनस f। तो q कितना है? -5, f कितना है? और -5 ऑफ -1, ऐसे ही करेंगे। तो ये ऊपर 50 आ गया और ये 10 यहाँ पे क्या आ गया? ऐसा ही है, गलत हो गया। ये माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 5 10 सा, तो ये 10 सेंटीमीटर कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो p है ये कितने सेंटीमीटर पे रखा होगा और इमेज कहाँ बन रही होगी? 5। ऊपर माइनस से माइनस कैंसिल, नीचे माइनस प्लस 5 10 तो प्लस आ जाएगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, वो डिस्टेंस जो कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान में। ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ और ये फोकस हुआ। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे? फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो क्यू कहलाता है, वो पी कहलाता है, पी। इमेज डिस्टेंस क्यू और रेडियस ऑफ कर्वेचर सी होता है, ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? फोकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज फोकल लेंथ इन मीटर। तो ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए, हमेशा क्या लिखा जाएगा? फोकल लेंथ इन मीटर, यानी कि जो भी फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल लिया जाए, लेकिन इट शुड बी मेजर्ड इन मीटर। प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर एक ऐसा मिरर in which size of the image is always, हमेशा smaller हो, छोटा हो than the size of the object। अब मुझे खुद सोचो, बताओ जहन में रख के। मिरर बहुत सारे होते हैं, एक होता है कॉन्केव, एक होता है प्लेन, और अगर यू हो गया तो ये क्या हो गया? डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। अब आप बताइए, कॉन्केव मिरर तो ऐसे होता है, इसके अंदर मैग्नीफाई इमेज बनती है। जब आप प्लेन मिरर पे आते हैं तो इसमें सेम इमेज बनती है, ना मैग्नीफाइड होती है ना स्मॉल इन साइज। भाई जो प्लेन मिरर के सामने तुम खड़े होते हो एक सर्टेन डिस्टेंस पे, तो जितने बड़े तुम होते हो उतना ही बड़ा मुंह दिख रहा होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो प्लेन मिरर है इस पे इमेज का साइज क्या होगा? सेम साइज एंड डिस्टेंस, दोनों चीजें क्या रहेंगी? सेम। कॉन्केव मिरर में मैग्नीफाई भी इमेज बनेगी और नॉन मैग्नीफाइड भी होगी, मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर मुख्तलिफ इमेज, समझ रहे हैं? रियल भी होगी और वर्चुअल भी होगी।
अच्छा, क्लोज भी होगी यानी कि मिरर के करीब भी बन रही होगी और फार भी बन रही होगी, दूर भी बन, यानी कि कॉन्केव मिरर चूंकि रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस बनाता है, तो इसका मतलब क्या है कि हर तरह की कैरेक्टरिस्टिक कॉन्केव में बन, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज कैसी बनाएगा? स्मॉल। और बनाएगा कैसे? वर्चुअल। तो बताइए ऑलवेज स्मॉलर आपको कहां मिलेगी सर परसेंट? तो 2 होगी। समझ गए? समझ गए? इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें वर्चुअल इमेजेस बनती है? सुने, मैंने क्या बताया? वर्चुअल। बताओ प्लेन में वर्चुअल बनती है? नहीं। प्लेन में आप सीधा दिखाई देते हैं, उल्टे तो इरेक्ट इमेज हुई। इमेज वर्चुअल होती है, रियल होती है? वर्चुअल होती है ना। सीधा ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज वर्चुअल कहलाती है, सीधे ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज क्या होती है? रियल। तो ये मुझे बताइए, सेम इन साइज, सेम इन डिस्टेंस एंड वर्चुअल। तो बताइए वो कौन से मिरर है जिनमें वर्चुअल इमेजेस बनती है? तीनों। पहले में भी बनती है, दूसरे में भी बनती है, तीसरे में भी। वो इन तीनों में से कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें रियल इमेज बनती है? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में हमेशा, कॉन्केव मिरर में हमेशा नहीं बनेगी, सर्टेन लोकेशन के ऊपर इट विल गिव यू अ रियल। अब तुम्हें समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे चेंज होकर पूछा जाता है? तो अब यहां पे देखिए आंसर इसका क्या होगा? 2 होगी। जब एक्सेसिव, बहुत ज्यादा मिकदार में इलेक्ट्रिकल चार्जेस बिल्डअप हो जाएं ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल, मसलन कोई एक ऑब्जेक्ट था, कोई पंखा था, कोई वॉशिंग मशीन थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस क्या हो गए? डिपॉजिट। तो क्या होगा? अ फायर और एन एक्सप्लोजन। अगर वहां पे कोई धमाका होता है या कोई एक्सप्लोजन होता है, मसलन गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल रहे हैं और अचानक एक्सप्लोड कर गया, ये जो एक्सप्लोजन होता है, ये जो फायर होती है, बताइए फायर असल में जो फायर का रिसोर्स बनता है वहां पर, वो क्या होगा? किस वजह से फायर बिल्डअप होती है? अब आप सोचिए, स्टैटिक चार्जेस, ये सरफेस है, यहां पे अचानक आपने देखा कि एक्सप्लोजन हो गया। क्या हुआ? एक्सप्लोजन का मतलब क्या है कि यहां पे क्या आई? फायर आई। अब ये कह रहे हैं इसका रीजन, ड्यू टू, इसका रीजन पूछ रहा है। एक अच्छा अब सुनो भाई, स्टैटिक पोजीशन, चार्जेस रुके हुए हैं और आपको पता है जब बॉडी पे बिल्डअप होंगे तो स्टैटिक होंगे। तुम्हें समझ में आ रही बात? जब बॉडी पे रुके होंगे तो क्या होंगे? स्टैटिक। तो अब बताइए, अगर चार्जेस स्टैटिक रहते हैं, मूव नहीं करते, तो किसी किस्म का स्पार्क बिल्डअप होगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या? अगर चार्जेस स्टैटिक रहते हैं, चाहे कितने ज्यादा हो, एक्सप्लोजन नहीं। तो पहली वाली चीज नहीं। तीसरी वाली देखें, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर स्पेस फॉर मूवमेंट। अगर आपके पास चार्ज मूव करके यहां तक भी पहुंच गए तो भी एक्सप्लोजन नहीं, क्योंकि एक्सप्लोजन के लिए क्या चाहिए? एक्सप्लोजन किससे होता है? स्पार्क से। तीसरा, प्रोडक्शन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव। अब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो हो ही नहीं रहा है, ये तो पॉजिटिव ज्यादा है, इसमें एक्सेस चार्ज आ गए ना। तो इसका मतलब ये, यहां पे देखें स्पार्क प्रोड्यूस। बताइए स्पार्क का मतलब क्या हो गया? कि आपके पास स्पार्क का मतलब क्या होता है कि अ लिटिल अमाउंट ऑफ फायर, और वो प्रोड्यूस क्यों हो रही है? बाय डिस्चार्जिंग ऑफ सरफेस। जब पार्टिकल्स अब यहां से जब ये तेजी से मूव करेंगे तो मूवमेंट के दौरान क्या होगा? व्हेन चार्ज इज मूविंग विद अ वेरी ह्यूज और लार्ज स्पीड, दे प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो ये जो लाइट और हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क होता है, एंड दिस स्पार्क कॉजेस फायर एंड एक्सप्लोजन। तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर क्या होगा? बी। समझ गए? अगला देखें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस बिकम हाफ। अगर मैं 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान, एक पॉइंट चार्ज ये रखा है, एक चार्ज ये रखा है, इक्वल है दोनों, तो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। अभी इनके दरमियान डिस्टेंस क्या था? आर। फोर्स कितनी आ रही थी? एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ऐसे ही लिखते हैं। अगर अभी ये फोर्स आ रही थी तो डिस्टेंस क्या था इनके दरमियान में? आर था। अब क्या कहे? बिकम हाफ।
हाफ का मतलब क्या है कि इसको मैं क्या ले आया हूं, करीब ले आया हूं, तो ये r/2 हो गया। अब ये बताइए r/2 का मतलब क्या है कि मैं लिखूंगा k q अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखूंगा। अब ये बताइए कि अपॉन 2 का स्क्वायर जो होगा वो क्या बन जाएगा, 4, तो k q अपॉन r स्क्वायर अपॉन दोनों में स्क्वायर आ जाएगा। 4 को जब तुम पलटोगे तो 4 स्टार्टिंग में आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k q अपॉन r स्क्वायर। अब ये बताइए ये क्या आ गया, 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस फोर्स। जो न्यू फोर्स आई वो अपनी प्रीवियस, ये प्रीवियस फोर्स थी ना, ये प्रीवियस फोर्स थी, इसके कितने टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स। तो देखिए डिनोमिनेटर में 2 है, पलट के ऊपर आएगा तो मल्टीपल में आ जाएगा और 2 का क्या बन जाएगा, 4। तो इसका मतलब क्या है कि ये कितने 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, तो इंक्रीज 4 टाइम्स सी। अब जरा बताओ अगर ये 2 के बजाय 1/3 कर देता डिस्टेंस तो 3 पलटता 9 के साथ और प्रोडक्ट में क्या आ जाता 9, तो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाता। समझ रहे? अगर यहाँ पे 2 के बजाय क्या होता 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता 9 पलटता तो 4 की जगह क्या आ जाता 9, तो मैं कहता 9 टाइम्स इंक्रीज हो। समझ रहे? अच्छा, बाय 2 में इंक्रीज होगा। और अगर लिखा हुआ है कि डिस्टेंस अब मैंने 3 टाइम्स कर दिया, पहले r था, अब डिस्टेंस r जो है वो 3r, 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, अब डिस्टेंस क्या हो गया 3r। तो बताइए इस r की जगह क्या लिखूंगा मैं, 3r, यानी कि ये ऐसे आएगा k q अपॉन r की जगह क्या लिखूंगा मैं 3r का, तो ये बन जाएगा k q अपॉन, एक तो आ जाएगा r का स्क्वायर और नीचे और क्या रहेगा साथ में 9। तो बताइए ये क्या बन गया 1/9, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1/9, यानी कि 1/9 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो रिड्यूस है। यहां पे देखो पहला पीरियड किसका, बायो में ले ले, 2 है ना, एक कंप्यूटर का भी है तो बायो में ले लेता हूं, कंप्यूटर के अंदर बात, ये जितना ज्यादा कर सके उतना कर ले, फिर उसके बाद कंप्यूटर। अच्छा सुने, द डायग्राम शोज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। बताइए इसकी तरफ रेज आ रही है तो नेगेटिव हुआ, इसकी तरफ भी रेज आ रही है तो ये भी नेगेटिव हुआ, नहीं नेगेटिव के अंदर कन्वर्ज होती है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, ओरिजिनेट हो, ये भी क्या है तो ये पॉजिटिव 2। अच्छा ये वाला देखिए इसमें से ओरिजिनेट हो रही है तो पॉजिटिव और इसकी तरफ आ रही है तो नेगेटिव। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, तो नेगेटिव सिर्फ यही है ना, तो 1 होगी। समझे? स्टूडेंट इंसर्टेड, एक स्टूडेंट ने इंसर्ट किया है एक डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स थे, उनके दरमियान में आपने ये पैरेलल प्लेट्स थी, इनके दरमियान में आपने एक डाइलेक्ट्रिक कोई पेपर का पीस या कोई भी ऐसी चीज आपने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। आप जानते हैं कि जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो इसकी जो कैपेसिटेंस होती है C वो इंक्रीज हो जाती है, कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। Which of the following observation will notice when we connect the capacitor with a power source? अब ये बताइए जब मैं डाइलेक्ट्रिक रख के इसको पावर सोर्स दूंगा, चार्जेस ऑन कैपेसिटर विल इंक्रीज, यकीनन बात है, जब कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल इंक्रीज, क्या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी, नहीं बढ़नी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट इंक्रीजेस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है प्लेट का, ये तो वही होगा जो कि आप प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो यहां पे तो आपने दरमियान में क्या चीज रखी है, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक से पोटेंशियल डिफरेंस में तो कोई इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो वो है विच इज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स। तो भाई मैंने पहले सोर्स से लगाया था, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, अब मैंने सोर्स को वही रहने दिया है, वही 5 वोल्ट है सोर्स, दरमियान में क्या रख दिया, डायरेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है होती है कैपेसिटर के अंदर। अच्छा अब यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो इंक्रीज होने का मतलब क्या है, ये क्लोज तो आ जाएंगे लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड जो इसके ऊपर चार्जेस डिपॉजिटेड हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट। यहां पे 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं इसके, क्योंकि देखिए जब आप प्लेट प्लेस करेंगे तो उन प्लेट्स के ऊपर चार्जेस बढ़ जाएंगे,
जब चार्जेस बढ़ गए तो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि इसके दो पॉसिबल आंसर्स होंगे। अब ये मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या है। तो इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। वैसे बेस्ट पॉसिबल जो है वो चार्जेस इंक्रीज जो है वो ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स, हर बात को बता देते हैं, आए नहीं हर बात। अच्छा भाई, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स कितनी दी गई है? ये चार्ज दिया गया, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सुनो, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्जेस के दरमियान, देखो भाई ये पॉइंट चार्जेस हैं दो छोटे छोटे, इनके ऊपर हैविंग चार्जेस, हर एक के ऊपर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इसके ऊपर भी पॉजिटिव है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्सेज होंगी। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस के ऊपर रखा गया है? 1 मीटर। तो आपको क्या बताना है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूटन में बतानी है। तो भाई ये तो सिंपल हो जाएगा, F इज इक्वल टू K Q अपॉन R। तो बताइए K क्या होगा? 9 इंटू, ये देखिए K भी दिया हुआ आपको 10⁻9। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? यार मैं पहली क्लास अटेंड कर लूं तो दूसरी। अच्छा भाई ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे देखो 1 मीटर ये चार्जेस, तो Q1 Q2 यानी कि ये जो चीज दिख रहा है 1.67, इसका स्क्वायर कर दे, Q1 Q2 को प्रोडक्ट ले रहे हैं एक ही जैसे है ना। तो मैं कैसे लिख दूंगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये R1 आया तो 1 ही रहेगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर। तो अब बताइए 1.6 का स्क्वायर करके 9 से मल्टीप्लाई कर कीजिए, यहाँ पे आंसर आएगा ये -38 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 9। तो -38 और 9 को करके सॉल्व करेंगे तो शायद मुझे याद पड़ता है जो बच्चों ने सॉल्व किया था वो डी आंसर इसका है। डी नहीं दे रहा हूँ, हाँ डी दे रहा हूँ। वो जो भी है आप कैलकुलेशन कीजिएगा। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? 1.6 का स्क्वायर कीजिएगा। देखिए भाई 1.6 का आपने क्या किया? स्क्वायर, ये आया। इसको भी आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया किस चीज से? 9 से। तो बताओ भाई आंसर क्या आया? 23.04। तो आंसर 2.3 के फॉर्म में आना चाहिए ना। तो बताइए 2.3 का आंसर यही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आंसर आपके पास अप्रोक्सीमेट सही। बात समझ में आई? आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, जो आंसर मार्क कर गया उस पर आगे बढ़ जाएगी। अच्छा भाई अगला, द टू कैपेसिटर्स, आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं 2 और 4 माइक्रोफैरड के, ठीक है। सुने, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब आप ये बताइए कि इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सुनो C1 C2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों के समअप के बराबर होती है, आप जानते हैं। तो अगर पहला वाला 2 माइक्रो है और दूसरा 4 माइक्रोफैरड है तो ये कितना आ जाएगा? 6 माइक्रोफैरड। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर ये सीरीज के बजाय पैरेलल के बजाय यहाँ सीरीज में लगा होगा तो फिर C1 C2 होगा C1 प्लस C2 वाला फॉर्मूला आपको, यानी कि 1/C1 प्लस 1/C2। यानी कि अगर ये पैरेलल में होता है तो आप क्या लिखते हैं? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस, या फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 ओवर, नहीं C1 C2 ओवर C1 प्लस। हाँ बेटा कहाँ पे? ये 4। देखो पहले कैपेसिटेंस कितनी है? 2। दूसरी की कैपेसिटेंस कितनी है? 4। तो 2 और 4 ऐड अप हुआ तो कितना आया? 6। तो आंसर क्या है? 6।
अगला देखे भाई, असद हैज बीन गिवन अ टास्क टू इंस्टॉल अ फ्यूज। असद को एक टास्क दिया गया है कि उसने क्या इंस्टॉल करना है, एक फ्यूज। अब खुद सोचो, जब भी किसी डिवाइस पे फ्यूज इंस्टॉल करूंगा तो काम क्या है फ्यूज का, उस डिवाइस को प्रोटेक्ट करना। यानी कि अगर लाइव वायर में ज्यादा करंट गया तो उसको वहां से कट ऑफ कर दे, लिहाजा फ्यूज ऑलवेज बी इंस्टॉल्ड ऑन लाइव वायर। ये चीज दिमाग में रखनी है। कहां पे इंस्टॉल किया जाएगा, लाइव। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन टास्क सक्सेसफुली he connects the fuse with the correct wire, सही जगह पे, and appropriate combination। फ्यूज जब तो फ्यूज जो है सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि कहां कनेक्ट किया जाएगा। अब ये बताइए, ये था आपके पास फैन, तो फैन के साथ जब कनेक्ट किया जाएगा, ये फैन का लाइव वायर है और ये इसका न्यूट्रल है, तो फ्यूज हमेशा कहां कनेक्ट होना चाहिए, और सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए, ताकि फ्यूज अगर बर्न आउट हो जाता है तो आपकी डिवाइस जो है वो खुद ही से कट ऑफ हो जाए। तो इट शुड बी कनेक्टेड। देखिए ये फैन और फ्यूज जो है बोथ आर इन सीरीज और पैरेलल, सीरीज। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास आंसर सीरीज में ये वाला होगा, एक। ठीक है, अगला देखें, द वायर विच हैज, एक ऐसा वायर जिसका पोटेंशियल क्या हो, जीरो। इसका मतलब क्या है, उसको अर्थ कर दिया गया, या फिर वो न्यूट्रल भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है और वो न्यूट्रल का भी पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। अच्छा बताइए कितने तरह के वायर होते हैं, कौन कौन सा, एक न्यूट्रल। अच्छा अगर मैं इनमें से कहूं कि सबसे कम पोटेंशियल कौन सा वायर है, अर्थ एंड न्यूट्रल बोथ हैविंग द सेम पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल्स क्या होते हैं, जीरो है। लेकिन अगर कहा जाए हाई पोटेंशियल वायर तो हमेशा ये ना करिए रिकॉर्डिंग हो, ये ना करिए रिकॉर्डिंग हो, बाकी लोगों ने भी सुनना। न्यूट्रल का जीरो होता है और जो लाइव वायर होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अब आप ये बताइए कनेक्टेड ग्राउंड, लेकिन ये कह रहे हैं कि विच इज कनेक्टेड थ्रू द ग्राउंड, तो अंडरस्टूड है कि वो कौन सा वायर होगा, अर्थ। अगर ये कहता है कि द वायर थ्रू विच द चार्जेस रिटर्न बैक टू द सोर्स, तो फिर क्या होता है, न्यूट्रल आ जाता है। अच्छा फ्यूज वायर जो होता है ये तो प्रोटेक्शन के लिए डिवाइस हो जाएगी। A student is given two metallic wires, दो वायर दिए गए एक बच्चे को, ठीक है, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, कॉपर से बने हुए दोनों, बट विद डिफरेंट लेंथ, एक ज्यादा बड़ा है और एक क्या है, छोटा। बताइए जिसकी लेंथ ज्यादा हुई उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसकी लेंथ कम उसकी रेजिस्टेंस कम। तो मुझे इसके अलावा रेजिस्टेंस विड्थ पे भी डिपेंड करती है, जो मोटा तार होगा उसकी रेजिस्टेंस कम, जो पतला होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। मोटा वायर रेजिस्टेंस क्या होगी, कम, और पतले वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा। लेकिन एक क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, रो, इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये नेचर पे डिपेंड करती है, ये लेंथ वेंथ पे नहीं डिपेंड करती। अब नेचर मटेरियल बताए, कॉपर की रेजिस्टिविटी जो होगी, चाहे वो छोटा तार हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मोटा हो, चाहे बारीक हो, कैसा ही, चाहे मुड़ा हुआ हो, चाहे सीधा हो, रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम। बट इफ देयर इज अ वायर, अच्छा एक वायर है इसको मैंने ऐसे सर्कल कर दिया, और एक वायर है उसको मैंने सीधा रखा है, बताइए रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी, सर्कल वाले की या सीधे वाले? फिर से समझिए, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर, नॉट इट्स डायमेंशन और द शेप ऑफ द वायर। तो वायर को अगर मैंने सीधा रखा है तो लेंथ उतनी है, विड्थ भी उतनी है। अगर मैंने उसको सर्कल में कर दिया तो भी लेंथ और विड्थ उतनी है, तो रेजिस्टेंस में कोई फर्क पड़ा नहीं। तो इफ वी टर्न द वायर, अगर मैं राउंड कर दूं तार को, मिला नहीं लिया, ऐसे राउंड कर दिया या ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया वायर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे उसकी जो वायर उसको रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा वो क्या होगी आपके पास, उतनी होगी जितनी से, बिकॉज वी नो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, वी नो कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एट व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग। If more length, more resistance. If there is no change in the length, so no effect on resistance. अब दूसरी कहानी, अगर एक वायर को मैंने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो आपके जहन में आएगा कि इलेक्ट्रॉन को चलने में मुश्किल तो होगी ना, बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करना, लेकिन होगा ये कि वो जो वायर है वो इतना छोटा है कि उस टेढ़ा मेढ़ा करने में यकीनी तौर पे रेजिस्टेंस रिड्यूस करेगी, लेकिन वो इतनी माइनर रिड्यूस होगी कि उसका कोई इम्पैक्ट
फील आपको नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस अगर देखा जाए कि इफ वी चेंज द शेप ऑफ द वायर देयर इज नो इफेक्ट और इंपैक्ट ऑन इट्स रेजिस्टेंस। हाँ कहिए सर, आपने जो जब हम उसे कॉइल शेप में करते हैं तो उसमें जो रेजिस्टेंस ज्यादा है। किसने कहा? मैंने तो नहीं सर, किया। हम रेजिस्टेंस सीधे क्यों बना लेते हैं, हम तो हमेशा कॉइल शेप। मैंने तो आज तक नहीं कहा ऐसा कि सीधी। आपने कभी कॉइल शेप में रेजिस्टेंस बनी हुई देखी? रियोस्टेट के अंदर वायर होता है। अब उस वायर को अगर तुम सीधा करके रखो तो इस लैब में प्रैक्टिकल कर पाओगे? मेरा मकसद ये है कि अगर उस वायर को खींच के सीधा कर दो तो तुम तो बाहर निकल जाओगे ना यहाँ से। अब आप उसके ऊपर जोकी लगाते रहिए और करते रहिए, प्रैक्टिकल तो मुश्किल नहीं होगी आपको। इस तरह से उसको शॉर्ट स्पेस में लाने के लिए, कम स्पेस में लाने के लिए करते हैं। अगर वो तार सीधा करके तुम जोकी लगाओगे तब भी वही रेजिस्टेंस आएगी जो लेंथ के ऊपर तुम कनेक्ट कर रहे हो। सिर्फ स्पेस को रिड्यूस करने के लिए किया है। समझ गए? अच्छा, रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरीके से बनाने का मकसद ये नहीं है कि तार यूं है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसे दी गई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब तुम वायर कनेक्ट करते हो तो क्या यहाँ से वायर यूं स्ट्रेट होता है? नहीं ना। ये स्ट्रेट वायर शो करता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ। जब इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है? जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है। अच्छा भाई, ये रेजिस्टर कहलाता है, ये कैपेसिटर है, ये स्विच है और ये क्या है? बैटरी है या सेल है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ड्राई सेल बताइए। तो ड्राई सेल क्या होगा? ए होगा। ठीक है। अच्छा अब जरा समझिएगा, कैपेसिटर के आगे अगर ऐसे करके लाइन डाल दी जाए तो ये वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, क्या किसी को लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर का सिंबल आता है? एक ऐसा रेजिस्टर जो कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर कहलाता है। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर जो होता है ना, LDR, ये लिख ले अपने पास, LDR और HDR, हीट डिपेंडेंट रेजिस्टर। यानी कि ऐसे रेजिस्टर्स जो कि लाइट के ऊपर क्या हो रहे हैं? ऑपरेट। लाइट डालोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट फ्लो कर जाएगा। हीट डालोगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, करंट फ्लो कर जाएगा। इनके सिंबल्स जो है ना वो अभी मेरे दिमाग में नहीं है, तो ये आप लोग मेरा बच्चा देख लीजिएगा। वो क्या है? LDR और HDR। L से होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर और हीट डिपेंडेंट रेजिस्टर। बाद में आगे चलिए। द फिजिकल क्वांटिटी जो कि इफेक्ट करे रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, वो फिजिकल क्वांटिटी। अब बताइए, मेटालिक कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे इफेक्ट करने वाली क्वांटिटी लेंथ होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ऐसा ही है। ये बताइए क्या टाइम पे डिपेंड करेगा? तो टाइम का तो फैक्टर ही नहीं है। मैस बताइए, जब मैं मैस को बढ़ाऊंगा, तार है उसके, जब मैं मैस को बढ़ाऊंगा तो बाहिर देखने में कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब मैं मैस बढ़ाऊंगा तो उसकी विड्थ भी तो बढ़ने लगेगी ना। हो सकता है उसकी लेंथ बढ़ने लगे, अगर मैस बढ़ाने से लेंथ बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। और अगर मैस बढ़ाने से लेंथ उतनी रख के सिर्फ विड्थ बढ़ा रहा हूं तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैस की डिपेंडेंसी डायरेक्टली और इनवर्सली दोनों में हो सकती है। इन्होंने मेंशन तो किया। हाँ कहिए सर, अगर हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही रखें, ऊपर कोटिंग कर देना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे, जब आप ऊपर कोटिंग करेंगे तो विड्थ ऑफ वायर बढ़ेगी। जो विड्थ है, जैसे अब इसके अगर आप सर्कुलर को कंप्रेस कर, मेरी बात सुनो, मेरा बच्चा मेरी बात सुनो। एक तार है कॉपर का, मैंने इसका मास बढ़ाया। जब मैं इसका मास बढ़ाऊंगा तो इसके ऊपर कॉपर को ही कोट करूंगा। किस चीज को? जब मैं कॉपर कोट कर दूंगा तो जो नीचे वाली लेयर होगी वो ऊपर के साथ एम्बेड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो वेट तो पूरा, अब तो वो पतला तार तो नहीं रहेगा ना, तो वो मोटा हो गया। तो इसका मतलब क्या है? मैच बढ़ाने का मतलब क्या है कि या तो मैं वायर की विड्थ बढ़ा दूं, लेंथ उतनी रखूं, और अगर मैं विड्थ उतनी रख रहा हूं तो क्या चीज बढ़ने लगेगी? लेंथ। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम जो है ना, इससे इंक्रीज और डिक्रीज, सॉरी टाइम नहीं, मैच से इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकते हैं। लिहाजा ये इतना बेहतर ऑप्शन नहीं। लेकिन नीचे क्लियर ऑप्शन दिया हुआ आपको क्या? लेंथ। नंबर ऑफ मोल्स का तो कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, तो यहाँ पे इंपैक्ट किस पे आ रहा है? लेंथ। हाँ कहिए बेटे। सर फॉर एग्जांपल जैसे एक टिश्यू बॉक्स है, हाँ सर उसकी हम लोग टिश्यू बॉक्स नहीं ले रहे, सर टिश्यूज अगर हम डालते रहेंगे तो उसकी लेंथ या विड्थ तो नहीं बढ़ेगा ना टिश्यू बॉक्स की, लेकिन आप समझिए बढ़ जाएगा। टिश्यू बॉक्स के अंदर हर टिश्यू जो होता है वो दूसरे टिश्यू से सेपरेट होता है।
यहाँ पे मटेरियल पढ़ाने का मतलब क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि कंडक्शन करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो टिश्यू के दरमियान में जो लेयर्स होंगी उसमें कंडक्शन तो नहीं हो पाएगी ना। आप जो सोच रहे हैं वैसे मुमकिन है कि आप अगर नंबर ऑफ टिश्यूज बढ़ाते जाएं तो यही काम तो मैं वायर में भी कर रहा हूँ कि वायर की लेंथ सेम रखो और उसका मास बढ़ाओ, तो वायर को मोटा करना पड़ेगा ना। जब तुम वायर को मोटा करोगे तो पहले के मुकाबले में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैस इंक्रीज क्या इतनी तो मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूं ना। एक देखिए मुझे एक बात ये बताइए, जब मैं विड्थ बढ़ाता हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने एक रोड की लेन्स बढ़ा दी है। जो पहले 2 लेन थी 3 लेन थी वो आपने 5 कर दी, यानी कि एक ही वक्त में हम 5 इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे होंगे। तो क्या ये मुमकिन है कि मैं विड्थ भी बढ़ाऊं और स्पेस उतनी रहने दूं? तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना। यहां तक बात समझ में आ गई। अगला देखिए भाई, सी आंसर होगा इसका। द प्लास्टिक और रबर इंसुलेशन, प्लास्टिक की और रबर जो इंसुलेटर्स यूज करते हैं, इंसुलेटर कहां यूज करते हैं? ओवर द वायर, जो मेटालिक वायर होता है उसके ऊपर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इंसुलेटर से कंडक्शन नहीं होती तो इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन वही तार जब गर्म होता है तो वो उस रबर को पिघला के फायर कॉज कर रहा होता है। ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। अब ये बताइए, अराउंड द करंट कैरिंग वायर में डैमेज क्या हो सकता है? खराब हो सकता है, टूट सकता है। व्हेन द वोल्टेज एंड करंट बिकम, अब ये बताइए, मुझे वोल्टेज का नहीं पता लेकिन करंट के लिए मैं कंफर्म कह सकता हूं कि जब करंट हाई होगा तो ज्यादा हीट। देखिए करंट हाई होने का मतलब क्या है? इफ हाई करंट इज पासिंग थ्रू, तो करंट जो होता है वो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? हीटिंग इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि हाई करंट जो होगा वो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? हीटिंग। अब ये मुझे बताइए कि अगर किसी सर्किटरी में करंट हाई हुआ है तो वो किस बेस पे होगा? क्योंकि उसका वोल्टेज क्या हुआ होगा? सेम के ऊपर करंट अचानक हाई कभी भी नहीं होगी। ये याद रखिए कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो आपके वायर के अंदर, अब देखिए होता यह है कि मैं 220 वोल्ट दे रहा हूं जिससे ये फैन चला रहा हूं, इसके ऊपर 1 एम्पियर करंट जा रहा है, 220 मल्टीप्लाई बाय 1 220 वॉट के ऊपर चल रहा है। अगर वोल्टेज ड्रॉप कर जाए 220 से 110 हो जाए तो आप देखेंगे वायर में करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जो वायर को पिघला देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास करंट का फ्लो वायर में बढ़ता है तो उसके अगेंस्ट पोटेंशियल क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब वोल्टेज बढ़ा होगा तो अमाउंट ऑफ करंट क्या आ रहा होगा? कम। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि आपके पास आंसर क्या होना चाहिए? वोल्टेज शुड बी ड्रॉप्ड एंड करंट इज इंक्रीजिंग। एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ लाइट, एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर ऑफ अ लाइट बल्ब इज, आर की वैल्यू क्या दे दी है? 200 ओम्स। वोल्टेज अक्रॉस बोथ एंड्स इज इतना, ये वोल्टेज आ गया आपके पास बल्ब के। देन द इलेक्ट्रिक पावर पी आपने बतानी है, कंज्यूम्ड इन 2 सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर कितनी कंज्यूम होगी। तो पहले तो पावर निकाल लो कितनी आएगी। तो बताइए, जब मैं पावर निकालने के लिए जाता हूं तो फॉर्मूला आता है V इंटू आई। वोल्टेज तो है, करंट मेरे पास यहां पर नहीं है, तो बताइए एक और फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें अगर मैं I निकालूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? V अपॉन आर। वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है? 200। तो ये आंसर आ गया 0 से 0 22 अपॉन 22 अपॉन 20। ये आपके पास क्या आ गया? एम्पेयर करंट आ गया 22 अपॉन 20, 1.1 एम्पेयर। सही। 1.1 आ गया। अब यहां पे देखिए कि आई की वैल्यू जब तुम्हें पता लग गई तो तुम पावर निकाल सकते हो। तो बताइए, जब मैं पावर निकालूंगा तो पावर कितनी आएगी? बोलो। 220 मल्टीप्लाई बाय 2.2 वॉट आ गया। अब जरा समझिएगा, 2.2 वॉट का मतलब क्या हो गया? 2.2 जूल्स एनर्जी इन 1 सेकेंड। जूल्स पर सेकेंड होती है। इसका मतलब क्या है कि वो जो डिवाइस है वो 1 सेकंड में 2.2 जूल्स या 2.2 वॉट के ऊपर एनर्जी को क्या कर रही है? यूटिलाइज। 1 सेकंड। तुमसे कितना पूछा गया है? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका डबल। आपको पता है P जो होता है वो किसका होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। P इज इक्वल टू E अपॉन T। तो अगर मुझे एनर्जी निकालनी हो तो वो किसका बराबर होगा? P मल्टीप्लाई बाय T। पावर कितनी आई? 2.2।
कितने टाइम तक यूज हुई है? 2 सेकंड। पावर क्या होती है? एनर्जी यूज इन 1 सेकंड। आपको कितने सेकंड कहना है? 2। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 पॉइंट। सर गलत है, 242 आ रहा है। 242। अब आप लोग बोल रहे हैं ना, मैं क्या करूं भाई? ये पहला वाला, ये इसको मल्टीप्लाई करें, ये 2.2 आएगा कहां से? 220। देखो भाई 220 मल्टीप्लाई बाय 1.1, ये आंसर आया 242। 242 और फिर 242 को अब आप मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से? 2 से, तो आंसर आ जाएगा 2। अब प्रॉब्लम ये आती कि जैसे ही 242 आता, सुने, जैसे ही आंसर 242 आता आप इसको मार्क कर देते 242, ये देखे बगैर कि यहाँ पे 2 सेकंड भी गिवन है। अगर 4 सेकंड होता तो आप 4 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि दिस पावर रिप्रेजेंट्स कि 242 जूल्स एनर्जी इज यूटिलाइजिंग इन 1 सेकंड एंड वी आर रिक्वायर्ड हाउ मेनी सेकंड्स? 2 सेकंड। तो मैं इसको 2 दफा ऐड कर लूंगा, 3 होता तो 3 या डबल करते। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? EMF when alternating current generator is connected to the closed circuit। ये ऑल्टरनेटिंग जनरेटर है, ठीक है भाई। ये AC करंट क्या कर रहा है? जनरेट। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूं किसी सर्किट से, इस जनरेटर को, ये AC सोर्स है, इसको जब मैं किसी सर्किट से कनेक्ट करता हूं तो बताइए इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? कनेक्टेड टू अ क्लोज सर्किट। अब क्या क्या चीजें? देखो इलेक्ट्रिक, क्या इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा जब मैं जनरेटर को क्लोज सर्किट से? जैसे ही जनरेटर से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होने लगेगा ना, तो बताइए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज भी करंट जनरेट करती है और इलेक्ट्रिकल करंट भी जनरेट करेगी अपने क्लोज सर्किट से। लेकिन अगर ओपन सर्किट है तो वोल्टेज शो होगा, करंट का फ्लो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब इसको क्लोज सर्किट में कनेक्ट करेंगे तभी तो करंट ड्रॉ होगा। करंट को ड्रॉ करने के लिए आपको कनेक्टिविटी देना लाजमी है। जल्दी जल्दी, अच्छा बेटे समझ में आई बात? अब 2 चीजें बच गई है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड आया है और एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बताइए जब मैं सर्किट को क्लोज करूंगा तो जाहिर बात है यहां पे मुझे कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर तो देना लाजमी है ना, तभी तो करंट फ्लो करेगा बाहर। तो या देखिए कैपेसिटर की भी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। जो कैपेसिटर के तार होते हैं वो दोनों डिस्कनेक्टेड होते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, ओपन हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे आप कोई भी डिवाइस लगाएं उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जरूर एग्जिस्ट करेगी। और दूसरी चीज, जिस तार में से करंट फ्लो कर रहा है, जिस तार में से करंट, बताइए वो तार क्या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा? तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी जरूर होगी। तो यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेशन का कहना ये नहीं होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट व्हेन करंट पासिंग थ्रू द वायर, तो अक्रॉस द वायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी जनरेटेड, नॉट इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे नॉट लिखना था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगला देखें, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द फिनोमेना शोन इन द डायग्राम, किस चीज को? बताओ, ये ऐसी सोर्स है म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें से करंट पास किया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनी, ये मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल की है, आगे वाले से एसोसिएट हो रही है कॉइल से। अब यहां पे जब जाएंगे तो यहां पे डिफ्लेक्शन आएगी, तो ये कौन सा इंडक्शन हो गया? म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा अब जरा एक और चीज समझो, एक कहलाता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बताइए इंडक्शन के लिए कौन सी फिगर दी जा सकती है? मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए दो स्फीयर लेके। सर मैं बताऊं? हाँ मेरा बेटा। सर हम क्या करते हैं, पहले इसी तरह का कॉइल सर्किट बनाते थे मैग्नेट। बिल्कुल सही। एक कॉइल ऐसे बना लीजिए और कॉइल के साथ यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दें जिससे मुझे मेजर करना है। फिर इसके करीब अगर आप मैग्नेट लेके आ रहे हैं, नॉर्थ पोल क्लोज लेके जाते हैं, फिर दूर ले जाते हैं, तो वी आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बाय रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज जनरेटेड इनसाइड, तो इसमें करंट जनरेट होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन आने लगेगी। ये चीज कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये और ये मोशनल ईएमएफ भी जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और ये म्यूचुअल इंडक्शन है। सोर्स से कोई करंट पास नहीं हो रहा? नहीं, सोर्स से कोई भी करंट पास नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, जब मैं करंट इंड्यूस करता हूं तो सोर्स से करंट क्यों लाऊंगा? जब मैंने करंट जनरेट ही करना है तो बैटरी क्यों रखूंगा? सर वहां पे एसी अडेप्टर लगा तो होगा।
कहां पर? ये म्यूचुअल है, मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास म्यूचुअल के अंदर आपको सोर्स देनी पड़ती है। अच्छा जी बेटे, सेल्फ इंडक्शन आपने पढ़ा नहीं है, होता है लेकिन। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन आंसर है, मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वो तो आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी क्या करते हैं, चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, इन द गिवन डायग्राम शोज, बताइए ये वाली चीज जो है इसको क्या कहेंगे? तो ये कॉइल कहलाती है ना। अब यहाँ पे बताइए, आर्मेचर भी कहते हैं। अगर आर्मेचर के बजाय कॉइल कहा हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा? कॉइल। तो अब यहाँ पे बताइए, पहले क्या लिखा है यहाँ पे? स्लिप रिंग्स। तो स्लिप रिंग्स तो ये हैं। अच्छा, कार्बन ब्रशेस, तो ये वाले कार्बन ब्रशेस, ठीक है। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट ये है। तो कॉइल क्या चीज होगी? यही होगी। तो एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सपोज द करंट इज फ्लोइंग इन टू क्लोज्ड पैरेलल वायर्स। ये दो वायर्स हैं, क्लोज्ड है, और इन दोनों तारों में करंट फ्लो कर रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक में करंट नीचे जा रहा है और एक में करंट ऊपर। अब क्या होगा? ये अट्रैक्ट। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मेरी बात सुन ले, जो मैं बता रहा हूँ ना वो जहन में रहेगा, वरना ये अभी ऐसे ही बोलते रहेंगे तो तमाम चीजें दिमाग से निकल। फिर से सुने, व्हेन, देखिए ये चीज कब होगी? जब टू इलेक्ट्रिकल वायर्स आर प्लेस्ड इन सच अ वे कि बोथ आर प्लेस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, करंट फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये याद रखें, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो फिनोमेना रिपल्जन का आएगा, रट्टा मार लो ये। और अगर दोनों तार एक ही डायरेक्शन में रखे करंट फ्लो हो रहे हैं तो अट्रैक्शन का फिनोमेना। उल्टा काम होगा। क्या काम होगा? उल्टा। आप जानते हैं पॉजिटिव में तो रिपल्जन होती है, लेकिन सेम डायरेक्शन में यहाँ पे क्या हो रही है? अट्रैक्शन। क्यों होगी ये मैं बताता हूं। देखो भाई, एक तार ये है, एक तार ये है, इसमें करंट ऊपर आ रहा है, इसमें करंट नीचे जा रहा है, ऐसा ही है। जब करंट ऊपर आएगा, राइट हैंड रूल ऐसे बनाऊंगा तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज वेव्स बनेंगी, समझ रहे? ये क्या बनेंगी? एंटी क्लॉकवाइज। और ये अंदर जा रहा है तो इसकी वेव्स कैसे होंगी? क्लॉकवाइज, पलट के आएंगी। इसकी वेव्स कैसे बनेंगी? क्लॉकवाइज। अब ये बताइए, क्लॉक के अंदर इसकी रेज यूं घूम के आगे की तरफ जा रही है, इसकी रेज भी घूम के आगे। ये वाला हिस्सा देखो तो यहां पे तमाम रेज की डायरेक्शन क्या आ रही है? सेम। यहां पे डायरेक्शन क्या है? सेम। तो बताइए, सेम डायरेक्शन की रेज जो होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, रिपेल। तो इसका मतलब क्या है कि इफ डायरेक्शन इज ऑपोजिट, सेम रेज डायरेक्शंस आर जनरेटेड इन बिटवीन देम, सो द फोर्स ऑफ रिपल्जन, ठीक है, यहां पे क्या होगी? रिपल्जन होगी। जबकि इस वाले केस में अगर मैं दोनों को डॉट बनाता हूं और इधर भी डॉट बना देता हूं तो यहां पे एक वेव नीचे आ रही होगी और दूसरी कहां जा रही होगी? ऊपर। तो ये अट्रैक्शन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? If current is flowing in the wire in the same direction, wires will attract each other. If the current is flowing in opposite direction, wire will repel each other. एक मिनट रुकिएगा, वेट कीजिए। अच्छा देखिए, when electrical current passing through the metallic conductor, जब मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल करंट को पास किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन with reference to the given statement, which of the following is defect and invalid representation of magnet? अब बताइए, ये करंट पासिंग थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर क्या है? बताओ, अगर मैं एक कंडक्टर लिया है और उस कंडक्टर, ये रहा तार, इसमें से करंट पास करूं तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी, है भाई, गोल होगी। अब आप ये बताइए कि ये जो फील्ड है, इसमें अगर मैं ए को देखता हूं तो ये तो स्ट्रेट है, लेकिन यहां पे पता है क्या है? जो फील्ड जनरेट होगी अगर वो सर्कुलर भी है तो ये चीज अंडरस्टूड है कि सपोज इस तरफ इसका नॉर्थ बन रहा है, इस तरफ इसका क्या बन रहा है, तो ये रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि सेम नेचर बिहेवियर की होती है। यहां पे थोड़ी सी बेंड हुई है, लेकिन अगर यहां पे नॉर्थ और यहां पे साउथ बन रहा है तो ये भी इंटरसेक्ट, ये भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसमें देखें ये इंटरसेक्शन हो रहा है, और क्या हो रहा है? तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स का आ रहा है, आपस में कनेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि इसका ऑप्शन क्या चीज पॉसिबल नहीं होगी? जो रेड, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस कॉइल में बनाई, कॉइल से वो निकल के स्प्रेड हो गई,
जब ये स्प्रेड होके यहाँ पे फैल के इस तरफ देखोगे तो तुम्हें ये पैरेलल भी दिखाई देगी। यानी कि रेस की इंटरनल जो आप डिपेक्ट करेंगे जो उसकी प्रेजेंटेशन होगी उसमें रेज कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से कभी भी टकराएंगी नहीं। यहां पे टकराते हुए दिख रही हैं तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला देखें, इफ एन इलेक्ट्रॉन बीम पासिंग बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज, ये कहां चले गए अब आप? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। देन द बीम विल डिफ्लेक्ट, कहां डिफ्लेक्ट करेगी? अब बीम किस चीज की है? इलेक्ट्रॉन की है, तो टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, टुवर्ड्स नेगेटिव नहीं हो सकता, नीदर भी नहीं होगा और नेगेटिव प्लेट्स एंड देन पॉजिटिव प्लेट भी नहीं होगी। तो कंफर्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है तो वो कहां, और अगर प्रोटॉन की बीम्स होती तो, अगर अल्फा पार्टिकल्स की बीम होती तो, अगर बीटा चार्जेस की बीम होती तो, और अगर गैमा रेडिएशंस होती तो कहीं पर भी नहीं, क्योंकि गैमा जो होती है न्यूट्रल होती है। दूसरा देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड इन पिक्चर ट्यूब ऑफ 20-year-old टेलीविजन, 20 साल पुराना एक टेलीविजन है, उसका एक पिक्चर ट्यूब है CRT, कैथोड रेस ट्यूब। इसमें लाइट इमिटिंग डायोड नहीं होता है, क्रिस्टल, ये लाइट इमिटिंग आजकल के दौर में इस्तेमाल होता है। इफ एन इलेक्ट्रॉन गन, समझ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन गन है, हैज नेगेटिव पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव, देन इट विल रिपेल। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही कराएगा ना, तभी तो उसको प्रोजेक्ट करेगा, तो उसका नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को क्या करा रहा हो। और इलेक्ट्रॉन बीम गन से रिपल्शन किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन सी की। अगला देखें, इफ वन ऑफ द इनपुट, ये देखो, इफ वन ऑफ द इनपुट इन एंड गेट इज 0 तो योर आंसर विल बी 0। याद किया नहीं है, मैं बताऊंगा। अच्छा, अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ 3 बेसिक ऑपरेशन ऑफ बूलियन? देखो देखो, ये आप लोग पढ़ेंगे। देखे बूलियन अलजेब्रा के अंदर 3 तरह के गेट होते हैं, एक होता है नॉट, एक होता है एंड, इसका तो क्या नॉट नहीं, तो बस इसको यही